प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हर्षकालीन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत उसके केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में चर्चा करेंगे, अर्थात हर्ष के समय का केंद्रीय प्रशासन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। हर्ष, जिसे हर्षवर्धन भी कहा जाता है, वर्धन वंश का महानतम शासक था। वे एक विजेता और साम्राज्य निर्माता के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी था। हर्ष की शासन व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी बाण की रचना हर्षचरित और प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से हमें प्राप्त होता है। हमें यह स्मरण रखना है कि हर्ष ने किसी नवीन शासन व्यवस्था को जन्म नहीं दिया, बल्कि उसने गुप्त शासन या गुप्त समय की शासन व्यवस्था को ही कुछ संशोधनों और परिवर्तन के साथ उसे अपनाया। हर्ष के केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं तो अन्य राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हर्ष के समय में भी शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। जाहिर सी बात है कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सर्वोपरि सर्वोच्च शक्ति सम्राट या राजा के हाथ में होती थी। इस समय राजा अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करता था, अर्थात डिवाइन थ्योरी में विश्वास करता था। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि राजा या सम्राट को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। उसे ईश्वर के भांति प्रजा मानते थे। हर्ष महाराजाधिराज, परम भट्टारक, चक्रवर्ती, परमेश्वर जैसी महान उपाधियां धारण करते थे। हर्षचरित में हर्षवर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा गया है। वह प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, कार्यपालिका का प्रमुख, न्याय विभाग का प्रधान अर्थात मुख्य न्यायाधीश, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, सर्वोच्च सेनापति हुआ करता था। हर्ष महान उपाधियों से युक्त और शक्ति संपन्न होने के बावजूद भी वह निरंकुश नहीं था। वह सदैव प्रजा की रक्षा करने में ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य समझता था। वंशखेड़ा तथा मधुवन के दानपत्रों में हर्ष अपनी प्रजावत्सल भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त करता है कि लक्ष्मी अर्थात धन का फल दान देने और दूसरों के यश की रक्षा करने में है। मनुष्य की मन, वाणी और कर्म से प्राणियों का हित करना चाहिए। हर्ष अपने व्यवहारिक जीवन में इस आदर्श को मूर्त रूप दिया।
चंद्रगुप्त और अशोक की भांति हर्षवर्धन व्यक्तिगत रूप से शासन के विभिन्न कार्यों में भाग लेता था। ह्वेनसांग हमें बताता है कि हर्ष का संपूर्ण दिन 3 भागों में बटा हुआ करता था। पहला भाग में वह प्रशासनिक कार्य को देखता था तथा शेष 2 भागों में को वह धार्मिक कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करता था। हर्षवर्धन के अधीन शासक महाराज अथवा महासामंत कहलाते थे। हर्षकालीन प्रशासन में सामंतों का विशिष्ट स्थान होता था। हर्षचरित और कादंबरी में विभिन्न प्रकार के सामंतों जैसे सामंत, महासामंत, आप्त सामंत, प्रधान सामंत, शत्रु सामंत तथा प्रति सामंत की चर्चा हमें मिलता है। वंशखेड़ा तथा मधुबन के लेखों में महासामंत स्कंदगुप्त तथा महासामंत महाराज ईश्वरगुप्त के नाम मिलते हैं। वे समय समय पर उसकी राज्यसभा में उपस्थित होते थे, विभिन्न समारोहों में भाग लेते और युद्धों के अवसर पर सम्राट को सैनिक मदद देते थे। तो बच्चों, आज हम लोग हर्षकालीन प्रशासनिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन के तहत सम्राट की क्या स्थिति थी, यानी हर्षवर्धन की केंद्रीय प्रशासन में क्या स्थिति थी और उसके अधीन जो सामंत थे उसकी क्या स्थिति थी, उस पर हम लोग चर्चा किए। अगले दिन हम लोग हर्षकालीन केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद तथा प्रशासनिक अधिकारी इत्यादि का चर्चा करेंगे। धन्यवाद।